हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम मेन फंक्शन के आगे पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड जैसे कीवर्ड्स का यूज क्यों करते हैं। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब हम जावा में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कराते हैं तो सीधा ऐसे ही बोल देते हैं फिलहाल के लिए ऐसे ऐसे ही लर्न कर लो। वो थोड़ी कुछ दिक्कतें हैं, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हमें पहले एग्जीक्यूशन शो करना होता है बच्चे को कि किस तरीके से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। पर हाँ, इसका बताना भी बहुत जरूरी है कि पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन इन सब से क्या मतलब है। देखिए, पब्लिक क्या है? एक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक कीवर्ड जो है दैट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। कहने का मतलब ये कि पब्लिक कीवर्ड यूज करते ही आगे हम क्या कर देते हैं, हम उस पर्टिकुलर मेथड को या उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जिसके आगे हम पब्लिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसे पब्लिकली अवेलेबल बना देते हैं। पब्लिकली अवेलेबल बनाने से क्या मतलब है कि उसको क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, उसे पैकेज के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि हम मेन मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जेवीएम को ये बताना है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो। तो जब जेवीएम एक्सेस करेगा उसे, तो अगर पब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा, क्लास एक्स के अंदर आपने मेथड को डिफाइन किया है तो वो क्लास से बाहर एक्सेसिबल ही नहीं होगा, लेकिन जेवीएम को तो एक्सेस कराना है। तो इसीलिए हमने इसके लिए क्या कीवर्ड यूज किया है, पब्लिक। देखिए, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, जाते हैं वहां पर जहां ये प्रोग्राम सेव है। मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया है तो मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करके डेस्कटॉप पर लेकर जाती हूँ। एट प्रेजेंट इट इज इन सी यूजर्स और मोनिका नाम के फोल्डर में, पर मुझे कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पर। सो एंटर। अब हम डेस्कटॉप पर आ गए। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाना है। सो जावा सी कमांड से हम उसे कंपाइल करवा रहे हैं, जावा कंपाइलर की हेल्प से। जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है, एक्स डॉट जावा। कोई एरर नहीं है तो ये कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करवाते हैं, यानी एक बाइट कोड जनरेट हो चुका है, एक डॉट क्लास फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब क्या कमांड है, जावा एंड योर प्रोग्राम नेम विदाउट एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि अब जो क्लास फाइल है उसी का नाम लिखना है बस, एक्स। सो वहां हमने क्या प्रिंट करवाई है स्टेटमेंट, व्हाई डू वी यूज पब्लिक स्टैटिक फॉर क्रिएटिंग मेन मेथड। तो यही आपके आउटपुट में शो हो रही है। दैट मीन्स ये एक्सेसिबल है अभी जेवीएम के लिए। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और फिर इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। मैं पब्लिक कीवर्ड यहां से रिमूव कर रही हूँ। आई हैव सेव द चेंजेस। लेट्स री रन दिस। पहले तो इसे दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। अब देखिए, इसे रन कर रहे हैं तो क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है, एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास एक्स, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जावा एफएक्स एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड जावा एफएक्स डॉट एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन। तो यानी वो क्या कह रहे हैं कि पब्लिक डिक्लेयर कीजिए इसे। ठीक है, तो हम वापस से इसको करेक्ट कर देते हैं, पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। स्टैटिक कीवर्ड इसलिए ताकि जो जेवीएम है वो इसे इन्वोक कर सके, इस मेन मेथड को इन्वोक कर सके, मेन मेथड को इन्वोक कर सके बिना क्या किए, विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। इस बात का ये मतलब है कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेन मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, स्टैटिक कीवर्ड। क्योंकि देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि अपना प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। और अभी मेन मेथड का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग है। तो जब स्टार्टिंग ही है तो मेन मेथड कॉल करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाए तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गई। पर हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि मेन मेथड का क्रिएट होना, मेन मेथड से ही उसको पता चलेगा कि जो है एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर हम क्या कहें कि अगर वो स्टैटिक ना हो तो क्या होगा, मेन मेथड को ही इन्वोक करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो जेवीएम तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए किसी मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। ये जरूरी था, इसीलिए चलो इसको भी हम ऐसा करके देख लेते हैं। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड ना यूज करें तो क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले इसमें से स्टैटिक कीवर्ड एक बार रिमूव करते हैं। सेव द चेंजेस, कंपाइल इट अगेन एंड रन इट अगेन। सी अगेन एरर, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यानी ये स्टैटिक के बिना ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी एक बार को देख लेते हैं कि किसी भी मेथड को अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर ना करें तो उसको कैसे कॉल किया जाता है, ताकि जो अगर कोई कंफ्यूजन बची है तो वो दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये एक हमने क्लास क्रिएट की है टेस्ट नाम की, इसमें एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया। अभी मेन की बात नहीं करें, स्टैटिक कीवर्ड को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टैटिक वॉइड m1 नाम का मेथड है।
अब उसमें हमने क्या प्रिंट करवाया कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, M1 मेथड से। इसी तरीके से अब, और ये तो अपना मेन मेथड है ही, देन आई एम ट्राइंग टू कॉल दिस मेथड विद हाउ आई एम कॉलिंग दिस, कॉलिंग M1 विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टेस्ट। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, और बिना टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैं M1 को कॉल कर पा रही हूँ। लेट्स रन दिस। देखिए बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैं मेथड को कॉल कर पा रही हूँ। अभी अगर उसके आगे से स्टैटिक कीवर्ड हटा दें और तब अगर इसे रन करेंगे तो देखिए क्या है, एरर, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले क्लास का। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज m इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हुए, न्यू और फिर कंस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर यानी क्लास के नेम वाला मेथड। दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उस मेथड को कॉल करेंगे m डॉट। तो देखिए अब हम m नाम के ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब उस मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फिर से हमें रिटर्न करके दे रहा है मैसेज। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स का यूज करते हैं। तो देखिए स्टैटिक मेथड क्रिएट किया यहाँ पर शो मैसेज नाम का, और एक और मेथड क्रिएट किया डिस्प्ले मैसेज नाम का, वो नॉन स्टैटिक है। तो इनको जब हम मेन मेथड में इन्वोक करेंगे या यूं कह लीजिए कॉल करेंगे तो क्या तरीका है उसको कॉल करने का, जब मैं एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर रही हूँ तो देखिए वो क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ अपने मेथड का नाम यूज किया, शो मैसेज। लेकिन जब हम एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्लास दैट इज m, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मी, और फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को हम इन्वोक कर रहे हैं। तो in that case it is returning the values, the static method invoked and non-static method invoked. This is the output. So I hope it is clear कि static word का क्या काम है। अब बच गया मेन। अब मेन का, मेन तो मेन है, ये तो यही रहेगा। ये तो जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई है हमारे लिए जावा, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एक मेन नाम का मेथड होगा, तो ये तो हमें यही रखना है। नहीं, फिर हमारा क्या रह गया है, void कीवर्ड। ये तो एक रिटर्न टाइप है, आपको पता है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, किस तरीके का रिटर्न टाइप देना चाहते हैं आप। तो यहाँ हम क्या देंगे, void। क्यों देंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हम मेन को क्यों यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मेन बिकॉज वी वांट टू टेल जेवीएम कि देखो यहाँ से जो है ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सो एज द मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, सो इट्स रिटर्न टाइप इज void। और क्यों है, क्योंकि जैसे ही मेन मेथड टर्मिनेट होगा, स्टार्टिंग भी उसी से हो रही है, लेकिन जैसे ही मेन मेथड टर्मिनेट होगा तो प्रोग्राम भी तो टर्मिनेट हो जाएगा, और जब प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या सेंस है कुछ रिटर्न करवाने की। सो इट विल बी void। एंड देन इज योर string array of name argument। ये नेम जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है, AR, दैट डिपेंड्स। ये तो हमें आर्ग्यूमेंट कहने की आदत पड़ी है तो इसलिए हम ARGS लिख देते हैं, अदरवाइज ऑल्सो इट विल रन। और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आर्ग्यूमेंट्स के आगे यूज करें कि स्ट्रिंग का, उसमें कोई एरर शो नहीं होता है। देन इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसा डेटा जो हम मेन मेथड को दें रन टाइम पर, जो कमांड प्रॉम्प्ट पर हम टाइप करें, या यूं कह लीजिए जो हम कंसोल पर टाइप करें, जब हम जावा को रन कराने की कमांड दे रहे हो उस टाइम पर अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। इन आर्ग्यूमेंट्स में क्या वैल्यू पास हुई है वो देखने के लिए हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, लाइक आर्ग्यूमेंट और जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, ये प्रिंट कराने के लिए हम system.out.println कमांड यूज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करना सीखेंगे एक्लिप्स में। तो हम अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं मेन नाम की, और मेन फंक्शन में चेकबॉक्स क्लिक कर दूं ताकि बना बनाया आ जाए। अब यहाँ पर मैं अपने आर्गुमेंट्स को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो देखिए अब ये जो आउटपुट आया है ना, ये एक जिब्रिश वैल्यू आ गई, यानी कोई भी रैंडम वैल्यू ऐसे ही जनरेट होगा। लेकिन अगर मैं इसे इंडेक्स वाइज अगर यूज करती, तो मैं इसे अगर जीरोथ इंडेक्स के लिए वैल्यू प्रिंट कराती, तो देखिए क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang array index आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट रन टाइम पर पास ही नहीं किए। तो हमें ये सीखना है कि एक्लिप्स में अगर रन टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स पास करने हों, या यूं कह लीजिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अगर पास करने हों, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। हम रन पर क्लिक करेंगे,
रन कॉन्फ़िगरेशंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आर्ग्यूमेंट्स टैब है, उसमें यहाँ प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स की टेक्स्ट फील्ड में आप आर्ग्यूमेंट्स टाइप कीजिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास करना चाहते हैं। जैसे मैंने क्या पास कर दिए, वेनिला और चॉकलेट, और यहाँ पर नाम दे दिया आइसक्रीम रन कॉन्फिग। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड है। तो देखिए ये आर्ग्यूमेंट सब पास हो गए हैं। तो अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखें तो 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, वेनिला। सो देखिए ये आ गई वेनिला। ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू आएगी, चॉकलेट। अब की बार एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अब आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं। इसी चीज को हम इंटेलिजे पर भी रन करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम रन पर क्लिक करेंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। इसे रन करके देखेंगे तो देखिए ये आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारे ये आर्ग्यूमेंट्स आए थे, जो हमने पास किए, ये हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेकिन अगर हमें कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाया है जिसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी कास्टिंग करवाएंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सिंटेक्स क्या है, आपको याद ही होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करवाए हैं उनको हमने कन्वर्ट करवा दिया। बाकी चीजें सेम। इसको अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन करा रहे हैं, सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, चॉइस है आपकी। जावा फोल्डर में गए, जावा फोल्डर के अंदर जेडीके में गए, जेडीके के बिन फोल्डर में गए, वहां पर अपने प्रोग्राम के लिए आप प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे जावा सी डेमो डॉट जावा। अब इसे रन करवाएंगे जावा डेमो, और फिर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं 5 and 10। तो ये कैलकुलेट करके हमें क्या आंसर रिटर्न करेगा, सम इज इक्वल टू 15। अब इस प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस करते हैं। ए और बी वैल्यूज ना पास करके एक लूप चलवाते हैं, फॉर लूप, कि यूजर चाहे जितने भी आर्ग्यूमेंट दे, अपनी मर्जी से दे, हम उसे आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे और उतने तक ही लूप को चलाएंगे। फिर सम की वैल्यू फाइंड करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस इंटीजर डॉट पार्स इट, और आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू ith इंडेक्स तक चलाएंगे। बाकी प्रोग्राम सेम। तो अब यूजर चाहे जितने मर्जी चाहे इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए तो ये रिटर्न करके दे देगा 50। आई होप आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम मेन फंक्शन के आगे पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, वॉइड कीवर्ड यूज करते हैं। So that's all for today. Thanks for watching. अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मेन मेथड को ओवरलोड भी किया जा सकता है।